सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ आज मारूफ सनतकार अकील करीम डेडी हैं, जिनके साथ हम दो अहम मामलात पर बात करेंगे। एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का ख़िताब जिसमें उन्होंने रिलीफ़ पैकेज दिया, ओवरऑल जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसमें हुकूमती इक़दामात किस तरफ ले जा रहे हैं, क्या लोगों को कुछ रिलीफ़ मिलेगा, और ये जो आज 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए 120 अरब रुपए का ऐलान किया गया है रिलीफ़ पैकेज का। मैं उसका हिसाब किताब कर रहा था तो इस पैकेज के मुताबिक एक ख़ानदान के लिए 6,000 रुपये बनते हैं अगर हम 2 करोड़ ख़ानदान देख लें और 120 अरब रुपए की रकम देख लें। और अब अगर एक ख़ानदान में 4 अफराद हों, जो कि बहुत कम लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि 1,500 रुपये फ़ीकस मिलेंगे 6 महीने के लिए, गोया हर महीने 250 रुपये। तो ये क्या रिलीफ़ है और क्या इससे महंगाई का ख़ात्मा होगा? ये जगलरी ऑफ फिगर्स, जगलरी ऑफ वर्ड्स, सॉलिड इक़दामात की ज़रूरत है। बहरहाल इस पर अकील करीम डेडी साहब से बात करेंगे। ये सारा जो मामला है रिलीफ़ पैकेज का और महंगाई का। दूसरा जो अहम मामला था वो पिछले 10-12 दिन पूरी कौम एक हिजान में रही और उसमें हमने ये देखा कि लोग सड़कों पर भी आए, एहतजाज भी हुआ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड ऑफ द डे एक मुआहदा जो है वो तय पाया और उसमें अकील करीम डेडी साहब का भी एक बड़ा कुलीदी उनका रोल था। तो आज इनसे इब्तदा जो मैं प्रोग्राम की करूँगा, मैं एक तो इनको मुबारकबाद के इन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया अपने साथियों के हमरा और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बड़ी जो बदअमनी की तरफ जा रहा था उससे बचत हुई। अकील करीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना टाइम निकाला हमारे लिए। सवाल मेरा आपसे पहला यही है कि आप किस तरह ये आपके जहन में आया, किस तरह आप इस सारे प्रोसेस में शरीक हुए और ये मामला जो हल हुआ, कुछ हमें इस हवाले से कुछ आप बयान फरमाएंगे? देखिए, जाहिर बात है कि पाकिस्तान में अगर किसी किस्म की बदअमनी होती है तो नुकसान मुल्क को होता है और हम सब इस मुल्क के रहने वाले हैं और हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर किसी तरह कोई चीज़ सेटल गवर्नमेंट से नहीं हो पा रही और आपस में बन नहीं रही तो हर एक को अपना अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। तो हम आपस में बहुत सारे दोस्त बैठे हुए थे, इसमें बशीर भाई भी मेरे पास आए हुए थे, हाजी रफ़ीक परदेसी भी थे और भी दोस्त आए हुए थे। हम यही सोच रहे थे कि हमें इस मामले को देखना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए ताकि ये मामला आगे बिगड़े ना। और जब आपस में हम डिस्कस कर रहे थे तो फिर हमने कहा चले हम सबसे टेलीफोन पे रब्ता करते हैं। जब हमने रब्ता किया तो हर आदमी की ख्वाहिश थी कि नहीं, अगर आप समझते हैं कि आप लोग के आने से फ़ायदा हो सकता है तो डेफिनेट इन चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह देखें तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान वो भी आए हुए थे, दीन की बात कर रहे थे, वो कोई दहशतगर्दी की तो बात भी नहीं कर रहे थे और गवर्नमेंट की तरफ से भी ख्वाहिश थी, पीएम साहब की भी ख्वाहिश थी और पीएम साहब ने कमेटी भी अपनी चेंज की जिसमें शाह महमूद को लेके आए, असद कैसर साहब को, अली अहमद खान को लेके आए। उनकी भी ख्वाहिश थी कि ये मसला हर सूरत में रिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन बयानात दोनों तरफ से इतने सख्त आ रहे थे जिसकी वजह से ये मामला ठीक होता हुआ दिख नहीं रहा था। जब हम आए तो हमारी यही ख्वाहिश थी कि हम सबसे मिलते हैं, मिलने के बाद हम जो तहरीक-ए-लब्बैक की सूरा है उनसे भी बात करते हैं, उनके ख्यालात भी मालूम करते हैं। जब हमारी बात हुई तो आप यकीन करें समी भाई, ये एक ऐसा काम है जिसमें मेरे हिसाब से ये नॉन इशू था जो इशू बना हुआ था। जब हम उनके साथ बैठे और जो बातें उन्होंने हमें बताई तो मैं तो पहली मुलाकात में यकीन हो गया कि ये तो आधे घंटे में मामला ख़त्म हो सकता है। इस मामले को अब पानी डालने की ज़रूरत है, आग डालने की ज़रूरत नहीं है। और मुफ्ती साहब ने भी माशाल्लाह उन सब से बात की। फिर गवर्नमेंट की जो टीम थी
वो भी उनसे 2 सेशन कर चुकी थी और वो 2 सेशन उनके बड़े अच्छे हुए और उसमें भी ये लग रहा था कि इंशाअल्लाह ताला ये मामला आज रिजॉल्व हो जाएगा। हमारी तरफ से जो समझ में आई कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनको ये नहीं आ रहा था कि ये मायदा होगा तो क्या इम्प्लीमेंट होगा, नहीं होगा। जब हमने जो शराइत देखी, जो बातें सुनी, तो हमें तो नहीं लगता था कि इम्प्लीमेंट ना होने की तो 1% भी चांस नहीं है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मेरा दिल उस टाइम पे गवाही दे रहा था कि ये 2 मिनट में ये मसला हल हो सकता है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी हमने देखे हैं, लड़ाइयाँ देखी है, लेकिन जब भी हमने टेबल पे बैठे हैं ना, तो टेबल पे मामला हर किस्म का हल हो सकता है। तो अफवाज पाकिस्तान का भी बड़ा सपोर्ट था, पीएम साहब भी बाकायदा पूरा दिन इस मामले के लिए बैठे रहे और कोशिश कर रहे थे, सबसे राब्ते में थे कि ये मसला हर सूरत में हल होना चाहिए। तो जब दोनों तरफ से अच्छी नीयत हो और बीच में लोग अगर बैठ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ उसका आपने देखा फ़ायदा क्या हुआ कि एक ऐसा नॉन इशू जो इशू बना हुआ था वो माशाअल्लाह अपने सही लेवल पे आ गया और आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया। अच्छा, मैं आपने और ये जो कंप्रोमाइज़ हुआ है, आपको सिर्फ मैं एक चीज़ बताता हूँ। अभी भी बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, एक आदमी जिसको कोर्ट छोड़ चुकी है और गवर्नमेंट उसको कोर्ट के थ्रू अगर छोड़ भी देती है और गवर्नमेंट उसके खिलाफ अपील नहीं करती, तो उसमें घुटने कहाँ से टेक दिए? मैं तो समझता हूँ ये पाकिस्तान की जीत है, और जो पाकिस्तान की जीत है वो किसी की हार कैसे हो सकती है, चाहे वो तहरीक-ए-लब्बैक हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो। और ये मामलात आप देखें कि आपकी इकनॉमी माशाल्लाह परफॉर्म कर रही है, आप बहुत बड़े बड़े क्राइसिस से निकल चुके हैं, और ये क्या आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस मसले को बड़ा ख़राब करें? मेरा नहीं ख्याल है कि इसको ख़राब करने की ज़रूरत थी। आप वैसे ही ऑलरेडी 50 किस्म के मामलात हैं जिसमें उलझे हुए हैं, और ये तो आपके अपने लोग हैं, और अपने लोगों से तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती, अपने लोगों से तो बैठ के समझाया जाता है। बाप का काम होता है अपनी औलाद को समझाए, तो गवर्नमेंट का भी काम है कि बैठ के लोगों को समझाएं। और ये तो इशू मेरे नज़दीक, मैं समझता हूँ, अगर कोई ये मुझे कहता है मैं हर टीवी चैनल पे जाने को तैयार हूँ और मैं ये साबित कर दूंगा, इसमें किसी की भी हार नहीं हुई है। ये वाहिद मामला है जिसमें सबकी जीत हुई है, और जब सबकी जीत हुई है तो उस पर कैसे घुटने टेक दिए, और इस तरह की हम बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि ये एक नॉन इशू था और आपको ये लगा कि ये आधे घंटे में ही हल हो जाएगा, और ये हमने देखा कि आप लोगों ने हल भी किया। क्या चीज़ थी जो फिर इसमें सबसे बड़ी रुकावट थी? कोई रवैये थे, किसी का आपको कोई एजेंडा महसूस हुआ, या आप महसूस करते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी थी? देखें, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी थी। वो ये कह रहे थे कि हम इसके पहले मुआहदा कर चुके हैं और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। गवर्नमेंट ये कहती थी कि हम उनसे बात करते हैं और वो मतलब हमसे सही तरह बात नहीं करते, तो ये कॉन्फिडेंस की कमी थी। मुफ्ती मुनीब साहब एक ऐसी शख्सियत थी जो गवर्नमेंट के लिए भी काबिल कबूल थी और तहरीक-ए-लब्बैक के लिए भी काबिल कबूल थी। मुफ्ती मुनीब को सपोर्ट कर रहे थे बशीर साहब, माशाल्लाह बहुत बड़ा वेलफेयर का प्रोग्राम करते हैं, और गवर्नमेंट के साथ भी माशाल्लाह उनके दस्तरखान लगे हुए हैं। तो बशीर वो भी एक कदावर शख्सियत थी, और जो हमने उनसे बात की, आप यकीन करें उनकी कोई एक डिमांड भी ऐसी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो की कि हमने गवर्नमेंट को कभी भी नहीं कहा आप फ्रांस के सफ़ीर को निकलाएं। उन्होंने लिखी हुई चीज़ दिखाई है, उसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ आप इसको पार्लियामेंट में ले जाएं, अगर पार्लियामेंट उसको रिजेक्ट कर देती है तो हमें उससे कोई वो नहीं। वो ये कह रहे थे कि हमारा मुतालबा तो ये था कि भाई हमें सियासत की इजाज़त दी जाए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो सारी सियासी पार्टी को इजाज़त मिल जाती है, और अगर नहीं भी मिलती तो आप कोर्ट में जाते हैं, और तहरीक-ए-लब्बैक ने कोर्ट में जाके इलेक्शन भी लड़ा है, ये नहीं कि नहीं लड़ा है, कालादम होने के बावजूद भी वो इलेक्शन लड़े। फिर साद रिजवी साहब के हवाले से ऑलरेडी कोर्ट उसको जमानत दे चुकी है, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है कि उन्होंने कहा डबल बेंच इसका केस सुने।
तो जिस एक जज ने उसको वैसे ही जमानत दी हुई है तो दूसरे ने भी फैसला तो वही देना है। तो मुझे इसमें कोई ऐसी चीज़ दिख नहीं रही थी। मैंने कहा ना कि ये सिर्फ बयानबाजी की वजह से मामला ख़राब हुआ है। दोनों तरफ से हार्ड बयान आ रहे थे जो कि नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमें मसले को हल करने की ज़रूरत है। हमारा मुल्क इस तरह की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो रियासत के लोग हैं ना, ये तो रियाया है भाई, इनके साथ तो आपको बैठ के बात करनी है। अगर उनकी कोई डिमांड मुश्किल भी हो तो हम बैठ के बात हमें करनी चाहिए, लेकिन इनकी तो डिमांड भी कोई ऐसी नहीं थी जो पूरी ना हो सकती हो। और मेरा ख्याल था कि जो बातें हमने सोची थी, अल्लाह का करम ये हो गया कि उसी तरह ये मामला खुश असलूबी से हल हो गया। और आप ये देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह ट्रैफिक बहाल हो गई, वरना कितना बड़ा लॉस हो रहा था। पंजाब में लोग काफ़ी परेशान थे। जब हम इस्लामाबाद में भी बैठे हुए थे तो लोग ये कह रहे थे कि यार पूरी जीटी रोड बंद हो गई है, कारोबार ठप हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क इस तरह की चीज़ें को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा, एक तस्वीर भी आपकी आई और उसमें आप जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ थे, और भी मुफ्ती मुनीब साहब भी और वो दूसरे जो साहब हैं वो भी मौजूद थे। मैं ये सोच रहा था कि हमारा जो किरदार रहा है पाकिस्तान आर्मी का, जब ये इमरान खान साहब का धरना था तो तब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की थी और फिर राहिल शरीफ साहब मिले भी थे इमरान खान साहब से। उन्होंने पूरी कोशिश की उस वक्त के इस मामले को हल कर लिया जाए। बहुत सारे जो लिबरल हमारे दानश्वर है वो इसको किसी और तरीके से रिपोर्ट करते रहे। अब भी एक तस्वीर आई और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इसमें जनरल बाजवा साहब की जो ज़ाती काविशें हैं खून खराबा को इसको रोकने के लिए, उसने बड़ा प्ले किया है इसमें। और उनकी तरफ से जो ये कोशिश थी कि गुफ्तगू के ज़रिए मामलात हल हों, वो एक अहम किरदार था। आप कैसे बयान करेंगे उनके किरदार को? देखें, जब आप किसी मामले में आते हैं तो जितने सुतून हैं डेफिनेट उनसे बात की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अभी ख्वाहिश थी कि मसला हल हो। बाजवा साहब जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी भी ख्वाहिश थी कि ये मसला आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इनकी अफवाज पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश थी कि किसी भी तरह ये मसला बैठ के हल हो जाए। और जाहिर बात है कि मुफ्ती मुनीब साहब हैं, उनको आगे लोगों को समझाना था। तो वो ये भी चाहते थे कि मैं सबसे मुलाकात कर लूँ, सबकी राय ले लूँ और इसके बाद मामले को आगे बढ़ाऊँ। तो डेफिनेट बाजवा साहब से मुलाकात ज़रूर भी थी और उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि ये मामला ऐसा नहीं है जो रोड पे हल होगा, इसको बैठ के हल करें। मुफ्ती साहब को उन्होंने कहा अगर आपको हम लोगों की कोई ज़रूरत पड़ी तो हम भी हाजिर हैं, ये मामला हर सूरत में आप लोग बैठ के इसको हल कराएं। और मैं समझता हूँ कि उसी तरह बाकियों का भी रोल था और गवर्नमेंट की जो कमेटी थी उनका भी वही रोल था। वो भी यही ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे। और तीनों माशाल्लाह स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब थे। फिर PTI की इमरान खान के बाद नंबर 2 पोजीशन आती है शाह महमूद कुरैशी की। फिर अली अहमद साहब की तीसरा वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है। और इन्होंने भी बड़ी बुधवारी से मतलब मुज़ाकरात किए, सारा दिन सुबह से लेके लगे रहे। आप ये सोचें, सुबह से वो लोग बैठे थे और 4 बजे वक्फा हुआ। 4 बजे के बाद ये फिर मुलाकात 5:30 बजे शुरू हुई और सुबह 4:45 बजे तक चलती रही। और इसमें सब ने अपना अपना रोल प्ले किया है और ये सब ने मिल के रोल प्ले किया और सब सिंसियरिटी से बैठे हुए थे। और सब की कोशिश थी कि अगर किसी को कोई गुस्सा आ भी जाता है तो फॉर द टाइमिंग दूसरा आदमी उसको समझा ले। तो हम ये देख रहे थे कि कुछ जगहों पे ऐसी बात हुई कि हम ट्रस्ट कैसे करें। तो मुफ्ती मुनीब की भी शख्सियत थी, उन्होंने भी कहा कि मैं भाई सबसे मिला हूँ और मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ। अकील साहब ने भी मुझसे वादा किया है कि गवर्नमेंट से भी उनकी तरफ से यकीन दहानी है। और फिर इतनी बड़ी हाई लेवल टीम जो गवर्नमेंट ने, स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं बैठे हुए हैं और शाह महमूद साहब हैं। और शाह महमूद बरेलवी मकतब फ़िक्र के लिए बहुत अहम शख्सियत हैं। इसके बाद अली अहमद साहब, आपको पता है, वो भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं और आशिक रसूल हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो टीम थी और ये शख्सियत जो बैठी थी, वो सारे लोग माशाल्लाह सिंसियर लोग थे और उनकी सबकी ख्वाहिश थी कि ये मामला हर सूरत में। अच्छा, एक और हम ये भी समझते थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी कोई ऐसा इरादा नहीं है, कोई
ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं एक आपसे जो बात कर रहा हम ये भी समझते थे तहरीक वज़ीर आज़म साहब से, ये भी आशिक आपकी वज़ीर आज़म साहब से भी कोई अलहदा मुलाकात हुई इस सारे प्रोसेस में? बिल्कुल, मैंने वज़ीर आज़म से भी मीटिंग हुई है, शौकत तरीन साहब से भी मीटिंग हुई है और उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। वो भी खुश थे और वो यकीन दहानी करा रहे थे कि गवर्नमेंट जो भी रियासत जो वादा करेगी रियासत उसको पूरा करेगी। तो मैंने कहा किसी की बदनीयती थी नहीं, सिर्फ बयानबाजी। अगर ये बयानबाजी से हम निकल आते ना तो यकीन करें किसी किस्म का हर आदमी ये यकीन दहानी करा रहा था। इवन तहरीक लब्बैक वाले भी कह रहे थे कि आप समझते हैं कि इन फ्यूचर हम आपको ये भी यकीन दहानी कराते हैं कि हम अपनी दरना सियासत से दूर हट जाएंगे। तो मैं कहता हूँ मैं तो देख रहा था हर आदमी बढ़ चढ़ के ताउन कर रहा था और कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि बस सिर्फ एक उनको डाउट था। तो मुफ्ती मुनीर साहब को हमने रखा ही इसीलिए था कि वो बरेलवी मकतब फ़िक्र की कदावर शख्सियत है, वो मुफ्ती आज़म का दर्जा रखते हैं और हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। कुछ सख्त बातें मुफ्ती साहब कभी कभी कर जाते हैं, उनकी उम्र जाहिर बात है बड़ी उम्र है तो सख्त बातें उनसे हो जाती हैं, लेकिन हमें भी इतने बड़े आदमी का एहतराम करते हुए कोई सख्त बात अगर वो कह भी देते तो हम बर्दाश्त कर लें। और मैंने मुफ्ती साहब को ये भी कहा था, तो मुफ्ती साहब ने ये भी कहा कि हाँ अगर मुझसे भी कोई गलत बात निकलेगी तो मैं ज़रूर लोगों को सॉरी करूँगा, क्योंकि फॉर द टाइम भी बंदा कर जाता है सख्त बातें। लेकिन मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब का बहुत बड़ा रोल था और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, देखें 78 साल की उनकी उम्र है और 18-19 घंटे तक वो कंटिन्यू इस काम के पीछे लगे रहे। तो ये छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक 78 साल का आदमी और फिर इसके बाद सुबह नमाज फजर पढ़ के फिर वो वापस आ गए चाय पी के, तो उसके बाद भी वो सारा दिन सारी रात वो लगे रहे। तो मैं समझता हूँ सब ने अपना अपना रोल प्ले किया और अल्लाह ताला ने करम किया और ये जीत पाकिस्तान की जीत हो गई और पाकिस्तान की जीत का मतलब सबकी जीत हो गई। ये आपने बयानात का जिक्र किया, कुछ बयानात इस तरह से आए वज़रा के और भी कायदीन के आए और अभी भी कभी कभार ये टीवी पर ये बयान आ जाता है जिसमें ये तासुर दिया जाता है कि लब्बैक जो है एक जत्था है और ये जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि घुटने टेक दिए, ये पाकिस्तान का मीडिया इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। तो आपको ये जो मामला है, इस तरह की जो गुफ्तगू है, इसको आपको लगता है मुस्तकबिल में इस सारे मुआहदे को, इस सारी चीज़ों पर ये कोई अफेक्ट या इम्पेक्ट कर सकती है? और अगर ये कर सकती है तो फिर इसका क्या सद्देबाब करना चाहिए? वज़ीर आज़म साहब को क्या करना चाहिए? अपने वज़ीरों को क्या कहना चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि मेरी ख़ुद उनके वज़ीरों से बात हुई है और बड़े खुश थे। उनके कहीं वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इस चीज़ को बुरा समझ रहे हैं। वो सब यही कह रहे थे कि यार अगर बैठ के मसला हल हो गया तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती थी। देखिए बयान जो आ रहे थे ना, दोनों तरफ से आ रहे थे, दोनों तरफ से बयानात आ रहे थे। मैंने कहा ना कि ऐसे मामलात में कोशिश हमें करनी चाहिए कि किसी सूरत में भी बयान देने से पहले हकीकत को हम जांचें। हमने भी जब इस मामले के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं तो हमने पूरी कोशिश की कि ये किसी को हम ना बताएं, और अगर हम बता देते तो हमें यकीन है खबरें चल जाती और जो काम हम पॉजिटिव सोच के गए थे वो शायद इतना आसानी से ना हो पाता। वो भी कह सकते थे, लोग ये भी कह सकते थे भाई आप कौन होते हो इनके बाद मामला तय कराने वाले, आपका क्या ताल्लुक़ है। इस तरह के बयानात आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, सीक्रेसी ज़रूर रखनी चाहिए हर काम पे और अच्छी नीयत से बैठना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि दोनों क़यादत को ये यकीन हो गया है कि अगर उनसे बयानबाजी हुई भी है तो इन फ्यूचर हम इससे अब हटें, अपने मुल्क को मजबूत करें, अपने मुल्क की इकनॉमी को मजबूत करें, अपने लोग की बेरोज़गारी को ख़त्म करें, लोगों को जो महंगाई में पिस रहे हैं उस महंगाई से लोगों को बाहर निकालें। और मैं ये समझता हूँ कि ये बातें हमारे मीडिया को भी करनी चाहिए। हमारे दुश्मन बहुत हैं और इस लड़ाई का कोई मिसयूज़ भी कर सकता था। रोड पे आप धरने में बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां आपके सामने खड़ी हुई हैं, अल्लाह ना करे कोई बीच में घुसता। और हमारे दुश्मन आपको पता है कम नहीं है, बहुत दुश्मन है। और हमारे नेबर का बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी भी
पाकिस्तान को खुशहाल होता हुआ वो देखना नहीं चाहते, उनकी ख्वाहिश है, और कोई अगर वो हरकत कर देते और कोई ऐसी चीज़ हो जाती तो फिर आप सोचें कि ये कितना बड़ा नुकसान होता। तो मैं समझता हूँ कि ये बात करने से पहले हमें अपने मुल्क की हालत को ज़रूर देखना चाहिए, अपने गरीब लोगों की गुर्बत को ज़रूर देखना चाहिए, बेरोज़गारों को रोज़गार देने का ज़रूर सोचना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं कराची जब से वापस आया हूँ, चाहे पंजाब, चाहे सरहद, चाहे बलूचिस्तान, हर जगह से लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। और इवन तहरीक लब्बैक की क़यादत का भी शुक्रिया अदा किया है, गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने अच्छा किया, एक कमेटी बनाई और आपस में आप सब लोग बैठे और अल्लाह ताला ने इस मुज़ाकरात को कामयाबी की तरफ ले गए। बड़ी ज़बरदस्त आपने ये पूरी कहानी सुनाई। आखिरी इस हवाले से सवाल करूँगा, आपको सबसे पहले किसने ये ख़बर दी कि मुआहदा हो गया है और मुज़ाकरात कामयाब रहे हैं? किसने सबसे पहले आपको ये बताया? क्योंकि मैं वहाँ खुद बैठा हुआ था। ठीक है, आप जिस वक्त ये मुज़ाकरात हुए तो आप उस मीटिंग में मौजूद थे? हिस्सा भी लिया था और उस मुज़ाकरात के बाहर मैं भी बैठा हुआ था। मुफ्ती मुनीब साहब भी थे, बशीर फारूकी साहब भी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, अली अहमद साहब भी थे, आपके असद कैसर साहब भी थे। ये सब इकट्ठे बैठे हुए थे और मिल के एक ही जगह बैठ के ये मसले हल हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी आपने ज़बरदस्त ये आपने ख़बर सुनाई। ये तो मुझे इल्म है कि आप वहाँ पर मौजूद थे। जो मेरा सवाल था कि कमरे से बाहर आके किसने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात हो गए, कामयाब हो गए? मुफ्ती मुनीब साहब ने माशाअल्लाह उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त आपने ये गुफ्तगू की है और पूरा वाक़या आपकी ज़ुबानी इसकी कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि ये जो सारा मामला था ये आपसी के जो कुछ बयानात थे उनकी वजह से बिगड़ा। और एक बड़ा इशू ये था कि अगर कोई मुआहदा हो तो उस पर अमल दरामद की गारंटी कौन देगा। लेकिन जैसे AKD ने बताया कि उसमें मुफ्ती मुनीब साहब भी थे और भी जो ताकत के सतून, जो रियासत के सतून, और इस हवाले से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार वो बिल्कुल सामने आया। बिल्कुल हमें ऐसा ही नज़ारा देखने में, जब जनरल राहिल शरीफ थे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का धरना था, तब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनसे उस वक्त बात की थी और राहिल शरीफ साहब की मुलाकातें भी हुई और बहुत कोशिश की थी उन्होंने अपना एक रोल अदा करने की, जो कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था, जो बाद में फिर मुख्तलिफ़ बयानात की नज़र हो गया वो सब कुछ भी। और अभी इस दफ़ा जैसे AKD बता रहे हैं कि इसमें तमाम जो ताकत के सतून हैं उनकी एक ही ख्वाहिश थी और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इसको बड़ा वेलकम किया। मुज़ाकराती टीम तब्दील हुई, वो जो बयानात, सख्त बयानात थे, वो माहौल हटा और उसके बाद फिर ये मुज़ाकरात कामयाब हुए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब सड़कें खुल चुकी हैं, मुआहदे पर अमल दरामद हो रहा है और हमें ये तवक्को करनी चाहिए कि ये सही सिमत तमाम चीज़ें जाएंगी। मैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेता हूँ और वापस जब आते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो आज रिलीफ़ पैकेज है उसकी तफसीलात उन्होंने कौम से ख़िताब में कहीं। तो इस वक्त अमूमी तौर पर जो सूरत हाल है, जो डॉलर की प्राइस है, अफ़गानिस्तान में जो डॉलर की स्मगलिंग है, महंगाई है, इस हवाले से हुकूमती इक़दामात और इसके असरात क्या हो सकते हैं, ये हम जानेंगे अकील करीम डैडी से, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अकील करीम डैडी हमारे साथ हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो रिलीफ पैकेज है उस पर बात कर लेते हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी ये बात कही थी। अब अकील करीम डैडी साहब, अगर हम ये देखें 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए 120 अरब रुपए का पैकेज है और इसके अगर हम देखें 6 महीने में ये मिलना है, तो अगर कैलकुलेशन करें तो हर ख़ानदान के लिए फिर 6000 रुपये मुख्तस हो गए जो मिलने हैं 6 महीने में। इस तरह से अगर एक ख़ानदान में हम 4 फ़र्द रखें, हालांकि ज़्यादा अफराद होते हैं पाकिस्तान में ख़ानदान के, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चल रहा है, तो फ़ीकस ये 1500 रुपये महीने। अब ये जो 1500 रुपये फ़ी महीना जो एक इंडिविजुअल के लिए रिलीफ, अगर हम ये प्रोजेक्शन में देखें तो ये महंगाई तो बहुत शदीद है। ये जो कदम है वज़ीर-ए-आज़म का, चलें
थोड़ा बहुत तो है, लेकिन जो एक बड़ा इशू है उसको तो ये हल नहीं कर सकता, ये तो क्योंकि मामला तो बहुत गंभीर है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि वज़ीर आज़म ने जो पैकेज दिया है 120 अरब का, इसके अलावा एहसास प्रोग्राम 200 अरब का है, इसके अलावा हेल्थ कार्ड का अपना प्रोग्राम है, इसके अलावा हारियों का एक और प्रोग्राम है जिसमें आपने तकरीबन 400 अरब रुपए फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दे रहे हैं। GIDC जो आपने वापस लिया, 10% आपने सेल टैक्स वापस लिया, इसके अलावा आपने फर्दर और सब्सिडी, डेप पे सब्सिडी दी। तो ये ऑल टुगेदर सब्सिडी अगर आप उठा के देते हैं तो इसकी अमाउंट कोई 1000 अरब रुपए बन जाती है, क्योंकि एहसास प्रोग्राम भी 200 अरब का है, 400 अरब GIDC आपने ख़त्म किया। तो ये सारा कुछ मिला के अगर देखें और 2 करोड़ ख़ानदान को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जहां हम ये 6000 की बात करते हैं, ये 30,000 रुपीज़ फी ख़ानदान बनते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमने पहले कभी भी नहीं देखा, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा देखा है कि किसी ने गरीब के लिए भी कोई काम करने की कोशिश की है। अदरवाइज़ तो हाँ, इसमें कोई शक नहीं है गुर्बत बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है महंगाई बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये कमोडिटीज़ की जो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ी थी, ये मुसीबत वहाँ से आई है, ये कोविड की वजह से आई है। लेकिन अब एक और खुशखबरी भी है कि हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से कमोडिटीज़ की प्राइस भी नीचे आना शुरू हो गई है। फिर गवर्नमेंट वीट पे सब्सिडी भी दे रही है, गवर्नमेंट शुगर पे भी सब्सिडी दे रही है। तो अगर ये सारी चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं तो ये कंबाइन होने के साथ ये बहुत अच्छी अमाउंट बन रही है। सबसे अच्छी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि आपकी इकनॉमी राइट डायरेक्शन पे जा रही है। आपका रुपी प्रीवियस दिनों में वीक हुआ था और उसमें बहुत सारी चीज़ें का अवामिल शामिल था, लेकिन अब रुपी आपका फिर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है। अब आपको इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की प्राइस नीचे आनी शुरू हो गई है, कोल की प्राइस नीचे आई है, स्टील की प्राइस नीचे आई है। तो ये सारी चीज़ें अगर कंबाइन करके देखेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिन शायद बुरे ना हो, आने वाले दिन ज़्यादा बेहतर दिन हो। फिर हमने पाकिस्तान की इकनॉमी के साथ पाकिस्तान की जो कॉरपोरेट सेक्टर है, 100 इंडेक्स जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करता है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनियाँ हैं और हमने इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखी है और वो प्रॉफिटेबिलिटी भी अनबिलीवेबल है। इतने ह्यूज लोगों ने पैसे बनाए हैं। फिर ग्रोथ की तरफ हम जा चुके हैं, IMF हमें पैकेज जल्द देने जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का रुपी भी स्ट्रॉन्ग होगा, पाकिस्तान की इकनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी। जो आप महंगाई देख रहे हैं उसमें भी स्लाइटली आप कमी होता हुआ आने वाले दिनों में देखेंगे। और फिर ये जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ है, ये रिलीफ जो शायद इस वक्त हो सकता है कि हम ये सोच रहे हो कि शायद ये इतना बड़ा रिलीफ नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से प्राइस नीचे आ रही है, ये रिलीफ काफ़ी अच्छा रिलीफ होगा और हमारी आवाम डेफिनेट इससे खुश भी होगी। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह एक्टिविटीज़ हो रही है, तो मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये बेरोज़गारी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में बेरोज़गारी आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में आप ये देखें कि सप्लाई शॉर्ट है। पाकिस्तान को हम कम से कम ये क्रेडिट देंगे कि उन्होंने सप्लाई बाहर रखी है। पूरी दुनिया में कोविड ने तबाही मचाई है, हम पाकिस्तान में देखें कोविड ने हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमारी तो एक्सपोर्ट कोविड के दौरान ज़्यादा बेहतर हुई है। तो मैं ये समझता हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन वो बेहतर हुई हैं। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ लोगों को रोज़गार आसानी से मिलेगा, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि जब कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ते हैं तो डेफिनेट लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ानी पड़ती है। और बड़े अरसे के बाद हमने मीडिया के भी बहुत अच्छे नंबर देखे। हमारे एक दोस्त हैं जिनका ताल्लुक मीडिया से हैं, उनके शेयर्स की प्राइस 1.5 रुपये थी और आज वो 7 रुपये पे ट्रेड कर रही है। तो ये चीज़ भी इंडिकेट कर रही है कि उनके प्रॉफिट काफ़ी बढ़े हैं। क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रहा था प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और ये खबर मुझे यकीन से ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर ने पैसा बनाया है, वहाँ आपको पता है हारी बहुत अमीर लोग नहीं होते, इस दफ़ा उनको भी कम से कम प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो 1100 अरब का फिगर दिया, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इस दफ़ा 2000 अरब रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर ने एक्स्ट्रा कमाए हैं।
और ये 2000 अरब रुपए एक्स्ट्रा कमाना ये बहुत बड़ी बात है। फिर कॉटन की क्रॉप लास्ट ईयर के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल हो रही है। लास्ट ईयर जितनी क्रॉप आई थी इस साल अभी तक उससे डबल आ चुकी है। ये भी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने कॉटन इंपोर्ट की थी $2 बिलियन की। अब आप सोचें कि लास्ट ईयर से डबल क्रॉप होने की वजह से हो सकता है कि कॉटन की हमारी इंपोर्ट भी कम हो। जब इंपोर्ट कम होगी तो डेफिनेट हमारा बैलेंस बेहतर होगा, करंट अकाउंट बेहतर होगा। तो इस वक्त अगर हम ये देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चीज़ें थी वो पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के अपने मुल्क को मजबूत करेंगे, गुर्बत को दूर करेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे। और यहाँ प्रोजेक्ट बहुत नए नए प्रोजेक्ट भी लगना शुरू हो गए। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ी है। अच्छा, बैंकों की बोरोइंग भी काफ़ी बड़ी है, लोगों ने कर्जा लेना शुरू किया, वरना 2 साल पहले तक तो ये हालत थी कोई कर्ज लेने को तैयार नहीं था। अब आपका ADR भी बेहतर होना शुरू हो गया है। फिर मॉर्गेजेस के हवाले से भी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी सब्सिडी दी है, 3% पे 10 साल का पैसा गवर्नमेंट दे रही है। डॉलर में गवर्नमेंट 7% रिटर्न दे रही है और यहाँ रुपये में आपको 3% पे पैसा दे रही है। और ये छोटा आदमी जो पाकिस्तान में कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी किसी मकान का मालिक बन सकता है, वो 12,000-13,000 रुपये महीने की किस्त दे के मकान 20 साल में ख़रीद भी सकता है। तो इस तरह के गवर्नमेंट ने प्रोग्राम दिए हैं जिससे मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये आम आवाम को डेफिनेट फ़ायदा होगा। और ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी को भी चाहिए कि गवर्नमेंट अकेली सब कुछ नहीं कर सकती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जो काम गवर्नमेंट कर रही है वो हम भी काम शुरू कर दें, ताकि ज़्यादा बोझ गवर्नमेंट पे ना आए, हम भी वो बोझ अपने ऊपर थोड़ा बहुत ले लें, जिससे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के साथ हम ताउन करें। ठीक है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 200-250% बढ़ी है। ये पैसा हमने घर में रख के तो नहीं ले जाना, ये पैसा इस काम का तो नहीं है, तो हम अपनी आवाम पे उसको खर्च करें। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये जो आवाम पे आपका खर्च करेंगे तो डेफिनेट इससे पाकिस्तान में खुशहाली ज़्यादा बेहतर तरीके से। अकील करीम साहब, ये जो आपने आखिरी बात कही है ना, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो कारोबारी लोग हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में 200% 250% इजाफा हुआ है, और वो बहुत चंद लोग हैं। आपने बड़ी तफसील से हुकूमती इक़दामात की बात बताई, लेकिन मैं छोटा सा सवाल है मेरा। मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले यहाँ इस्लामाबाद में जहाँ हमारा ऑफिस है मेलोडी में, नीचे मैंने मालूम किया जाके ख़ुद दुकान से, तो चीनी जो थी वो 125 रुपये किलो वहाँ पर बिक रही है। और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक देहात से है और मैं शोरकोट एक छोटा सा एक जगह है ज़िला जंग में, जहाँ का मैं रिहायशी हूँ, और एग्रो बेस्ड इकॉनमी है वहाँ पर। पिछले साल जब गंदम की बिजाई का टाइम था तो DAP खाद की जो कीमत थी वो 3800 रुपये थी। इस वक्त मार्केट में उसकी कीमत 8000 रुपये है, और इतलात ये हैं कि अभी 1000 रुपये और इसकी बढ़ जाएगी कीमत। तो जो हकायक हैं, जो आम आदमी जिससे गुज़र रहा है इस वक्त, वो बड़े खौफनाक हैं। हुकूमत में अगर आप पिछले 50 साल में वज़राए आज़म और जो वज़राए ख़ज़ाना हैं, अगर मैं उनकी तकारीर उठा के देखूँ तो हर तकरीर में एक पैकेज है, हर तकरीर में बड़ी ज़बरदस्त कहानी है कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन अमली तौर पर वो आदमी जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे है वो पिस गया। मिडिल क्लास एकेडी गायब हो गई है बिल्कुल। जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ समी इब्राहिम साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया की प्राइस बहुत बढ़ गई है, डेप की प्राइस बढ़ गई है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूरिया आज भी आपको 1700-1800 में मार्केट से मिल रही है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में कंपेयर करें तो ये 4000 रुपये प्राइस बनती है, लेकिन ये सारी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट उनको गैस सस्ती दे रही है, जिसकी वजह से आपको यूरिया अच्छी प्राइस पे मिल रही है। डेप का इस्तेमाल यूरिया से ज़्यादा नहीं होता, डेप का इस्तेमाल थोड़ा कम होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि लोकल डेप हम कम बनाते हैं, ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन यूरिया हम तकरीबन 55 लाख टन बनाते हैं और ये हम लोकल डिमांड को पूरा करते हैं। तो यूरिया पे गवर्नमेंट की सब्सिडी आज भी आपको मिल रही है, और गवर्नमेंट ने उस सब्सिडी के अलावा GIDC टैक्स था जो ख़त्म किया, 10% सेल टैक्स कम किया, तो ये फार्मर्स को इसका फ़ायदा हुआ है। पाकिस्तान में रूरल एरिया 65% है। शुगर केन 275 रुपये मन बिका। आप ये बता दें कि 275 रुपये अगर मन शुगर केन बिकेगा तो चीनी 100 रुपये से नीचे तो मिल नहीं सकती।
तो इसके बाद राइस की अच्छी प्राइस मिली है, इसके बाद आप उठाएं वीट की अच्छी प्राइस मिली है, इसके बाद आज कॉटन की प्राइस जो पहले 6,000 और 8,000 के दरमियान होती रेड्डी साहब, आपने आज 15 और 16,000 के दरमियान। ठीक है, आपकी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपकी बात से बहुत से मैं एग्री करता हूं। वहाँ पर जो है गन्ने की अगर प्राइस ऊपर चली गई है तो वो काश्तकार को उसका फ़ायदा होगा, और जो शुगर मिल बनाने वाला है वो उसने ज़्यादा, ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट बढ़ गई होगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो हमारी जो 35% पॉपुलेशन जो अर्बन एरियाज़ में रहती है वो भी तो पाकिस्तानी है ना, तो उनकी तो ना कोई गन्ने के खेत हैं ना उनकी कोई गंदम के खेत हैं। वो तो जब ये कीमत बढ़ती है और वो उसमें से तनख्वाहदार लोग हैं, बेरोज़गार भी बहुत हैं, ना कोई रोज़गार के मौके हैं, ना तनख्वाह में किसी तरह का इजाफा हुआ है, वो तो उनकी ज़िंदगियां तो अजीरन बन गई हैं। और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं चाहूँगा कि आप इसका मुझे जवाब दें, लेकिन मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है। मैं वापस आता हूँ तो मैं चाहूँगा कि इसी सवाल का जवाब से हम प्रोग्राम शुरू करें। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। AKD हमारे साथ हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी और उनके उस पर उनके तबसरा उनका जारी है। जी AKD, मैंने सवाल किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि वो तो ये तो बिल्कुल गवर्नर स्टेट बैंक वाली बात हो गई। उन्होंने आपका सवाल मैं आपको उसको जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको जो बात करूंगा ना समी भाई, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, अब आपने ये तो मान लिया कि 65% हमारी रूरल इकोनॉमी है, ठीक है, और 35% अर्बन इकोनॉमी है। हमारी जो अर्बन इकोनॉमी में 1 लाख मजदूर काम करता है, उनका पहले जो रेट था वो कम था, अब तकरीबन 20 और 25 हज़ार के दरमियान मिनिमम सैलरी हो गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो पैकेजेस दिए वो इसके अलावा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में बढ़ी है, लोगों को रोज़गार आसानी से मिल रहा है। हाउसिंग इंडस्ट्री में लोग हम ढूंढते हैं, हमें नहीं मिलते। पहले नॉर्दर्न एरियाज़ में डेवलपमेंट कम हो रही थी, अब बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान में टूरिज़्म बढ़ी है तो नॉर्दर्न एरिया से जो लेबर यहाँ कराची आती थी अब वो नहीं आ रही है, क्योंकि उनको रोज़गार वहाँ अच्छा मिल रहा है। पहले हमने कभी नहीं सुना था कि एक मज़दूर की दिहाड़ी 1,000 रुपये या 1100 या 1200 रुपये होती है। अब हम देख रहे हैं कि 1100 हज़ार से लेके 1200 रुपये वो कमा रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि अर्बन एरिया के लोगों को इफ़ेक्ट आया होगा, लेकिन मैं साथ में एक बात ये भी कह रहा हूँ कि हमारी इकनॉमी राइट डायरेक्शन पे जा रही है, हमारी इंडस्ट्री पैसा बना रही है, उसी वजह से लोगों की सैलरियाँ इंक्रीज़ हुई हैं, लोगों की इनकम बढ़ी है। और मैंने पहले ही कहा था कि अब हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस महंगाई को गवर्नमेंट अकेले काबू में नहीं ला सकती। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बेहतर करें ताकि उस महंगाई का वो मुकाबला कर सके। यही बात मैंने पहले जो की थी, उसका मकसद भी यही था कि महंगाई, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें भी कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट हत्तल इम्कान कोशिश कर रही है कि इस महंगाई से गवर्नमेंट की कोशिश हमें कहाँ नजर आती है महंगाई खत्म करने की? मेरा अकील करीम, मेरा आपसे ये सवाल है कि गवर्नमेंट की कोशिश कहाँ नजर आती है? ना कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी है, ना कोई मैजिस्ट्रेट है। यहाँ पर सुबह कुछ और कीमत है, शाम को कुछ और कीमत है। जी देखिए, मैं इसकी बात आपको कर दूं कि वीट अभी भी पाकिस्तान में बहुत प्राइस नहीं बढ़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में वीट की प्राइस बढ़ी है, लेकिन जाहिर बात है कि लोगों को पहले दुनिया में होती है कंज्यूमर सोसाइटी। जब कोई चीज़ की प्राइस बहुत बढ़ जाती है तो वो उसको खाने में कमी लाते थे, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि लेबर तबका है, रोटी तो आप कम नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी मैं पंजाब में देख रहा हूँ 1100 रुपये में 20 kg आटा मिल रहा है, और ये क्रेडिट हम गवर्नमेंट को दे सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की ये रिपोर्ट है अकील करीम साहब, यूनाइटेड नेशन की। मैं आपको अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी अब 3 टाइम का खाना नहीं खाते, वो 2 टाइम का खाना खाते हैं। 47% ग्रोथ हमारे बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है, उनको पूरा वो चीज़ें, उनकी न्यूट्रिशन, उनको खाना नहीं मिलता, पीने का पानी साफ़ नहीं मिलता। और ये जो महंगाई है ये जिस तरीके से बढ़ती है, आपको मैं छोटी सी एक बात बता देता हूँ। मोटरसाइकिल
ज़ाहिर है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की सवारी है। जो 60,000 का था वो लाख रुपए से ऊपर चला गया, यानी इतना फ़र्क आ गया। मुझे ये आम बिजली का जो बिल है, आम घर में बिजली का बिल 15,000, 20,000, 30,000 आ रहा है। लोगों की तनख्वाहें कितनी है यहाँ पर? लोगों को अपनी ज़िंदगी, एक्चुअल सूरत हाल ये है कि अपनी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है। ये फिगर्स भले जो मर्जी बताते रहें, ये फिगर्स जो हैं मैं उनको चैलेंज नहीं कर सकता। एक और आपने बात कही कि बैंक बोरोइंग बढ़ गई है। 80% बोरोइंग तो हुकूमत करती है, इंडिविजुअल्स को, आम आदमियों को तो बैंक पैसे देता नहीं। उसके लिए तो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि उसको कोई पैसा नहीं मिलता। AKD देखें, जो एडवांस टू डिपॉजिट रेशो होता है ना, वो लोकल बोरोइंग का होता है, गवर्नमेंट की बोरोइंग का नहीं होता। और लोकल बोरोइंग बढ़ी है जिसकी वजह से मैंने आपको ये बताए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ट्रस्ट की सूरत में 500 अरब रुपए दिए। फिर कोविड के लिए सैलरीज की सूरत में भी गवर्नमेंट ने 300 अरब रुपए दिए। तो आप ये देखें कि ये बहुत बड़ी अमाउंट थी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के काम आई है, और वहाँ से लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हुआ है। वहाँ से आपकी इंडस्ट्री की कैपेसिटी बढ़ी है, उसी की वजह से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। और जो आपने बात की कि पाकिस्तान में लोगों को खाने की, देखें पाकिस्तान में एक बात आपको क्रेडिट देना होगा कि पाकिस्तान में वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बड़ा बड़ा काम करती है। हम सिर्फ आपको एक बात यकीन से कह सकते हैं कि इस वक्त कराची में 4 से 5 लाख आदमियों को सिर्फ 4-5 इदारे ऐसे हैं जो रोज खाना खिलाते हैं 3 टाइम का। ये ठीक तो है, ये बात आपकी ठीक है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि बहुत सारे दस्तरखान हैं, बहुत सारे अमीर लोग हैं, वो बिजनेसमैन, वो खाना देते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो तो एक और वो तो एक डोमेन में हम चले जाते हैं, चैरिटी की डोमेन में चले जाते हैं। असल मसला ये है कि ये कहा जाता है कि जी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। जो हुकूमत के जो करने के काम थे, लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट करना था। मुझे ये बात बताएं, $10 बिलियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पता नहीं क्या क्या हमें GSP प्लस के फ़वाइद बताए जाते हैं। जो लेबर क्लास है उसको जो प्रॉफिट है उसको कहाँ ट्रांसलेट होता है, उसको कहाँ पर जाके मिलता है? मुझे बताएं ना कि किसी फैक्ट्री में जो लेबर है उसकी जो तनख्वाह है वो 50 गुना बढ़ गई हो, उसका मेडिकल दे दिया गया हो। ये वो हुकूमत के जो काम थे कवानीन बनाने के, जिससे गरीब आदमी का इस्तेसाल ख़त्म हो, मजदूर का इस्तेसाल ख़त्म हो, वो कहाँ नज़र आते हैं कि हुकूमत ने वो कदम उठाए? मेरा अपना ख्याल है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें इस गवर्नमेंट के हाथ मजबूत करने हैं। अगर ये हाथ मजबूत हो गए तो कुछ करने के काबिल हो गए। अगर हम इनको क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे सपोर्ट की उनको ज़रूरत है। और अगर आज हम सपोर्ट करेंगे तो मैंने कहा ना कि GIDC इन्होंने ख़त्म किया, उससे गरीब आदमी को फ़ायदा हुआ। उन्होंने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, गरीब आदमी को फ़ायदा हुआ। हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया, गरीब आदमी को फ़ायदा हुआ है। अभी 120 अरब रुपए पैकेज फर्दर दिया, गरीब आदमी के लिए है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उनकी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि उनका दिल बड़ा हो। और ये दिल तो बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों की AKD पॉकेट्स भी बहुत डीप और बहुत बड़ी हो गई हैं। ये तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, हुकूमत को अच्छे कामों की सपोर्ट मिलेगी, लेकिन लोगों के जो मसाइल हैं वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। अभी आप वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर सुने, वज़रा की तकरीर सुने, दुनिया के साथ महंगाई का कंपैरिजन करते हैं, सब अच्छा की कहानी सुनाते हैं, गरीब का दुख दर्द कोई महसूस करने के लिए तैयार नहीं। मेरा क्योंकि वक्त कम हो रहा है, मैं एक ज़रूर आपसे सवाल करना चाहता हूँ। ये जो डॉलर की प्राइस थी, ये बाकर रज़ा साहब गवर्नर स्टेट बैंक, और इन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं की। जिस तरह मिस्र में करेंसी का बुरकस निकाल दिया, यहाँ पर भी ये जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। ये इसका कुछ बताइए कि ये कैसे कंट्रोल होगा अभी आगे? ये तो बहुत एक बड़ा संगीन मसला है डॉलर की प्राइस से। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये बात आपकी 100% ठीक है कि रुपये का वीक होना हमारे लिए मौत है, और ये रुपये किसी सूरत में वीक नहीं होना चाहिए। लेकिन रुपये को रोकने के लिए भी हमें रिज़र्व चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त हमारा रिज़र्व स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारा मसला ये है कि हमें घूम फिर के IMF के पास जाना पड़ता है। जब आप IMF में जाते हैं तो वो आपको एक बात ज़रूर कहते हैं कि आप रुपये को फ्री फ्लोट करें। अब फ्री फ्लोट, हमारी जेब इतनी, हमारी पॉकेट डीप नहीं है कि इसको हम फ्री फ्लोट कर सकें। जहाँ हम फ्री फ्लोट करने जाएंगे आपको स्पेकुलेटर उठा के फेंक देगा। और पिछले दिनों आप देखें कि स्पेकुलेटर ने जब देखा कि धरना भी हो रहा है, पाकिस्तान को पैसा भी नहीं मिल रहा है, IMF का पैकेज भी डिले हो गया है,
तो उन्होंने सबसे पहले रुपये पे अटैक किया और आप देखें 152 रुपये 175 पे चला गया। और अल्लाह का शुक्र है सऊदी अरब जो कि हमारा हमेशा साथ देता है, हमारा दोस्त मुल्क है, और उसने फिर आपको सपोर्ट किया और सपोर्ट की वजह से अब आपके रुपये भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ। आज रुपया आपका 170 के नीचे आ गया। मैं ये समझता हूँ कि रियल रेट अभी भी हमारा अंडर वैल्यू है। आने वाले दिनों में रुपये फर्दर हम स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखेंगे और अगर ये 160 और 65 के दरमियान आ जाता है तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को जो ऑयल वगैरह की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी वो शायद ना बढ़ानी पड़े। और मैं यही कह रहा हूँ ना कि आने वाले दिनों में ये कोविड की वजह से जो बैकलॉग चल रहा था, बहुत सारी क्रॉप शॉर्ट हो गई है दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान के हम शुक्र अदा करें कि हमारी व्हीट अच्छी हो गई, तो हमारा शुगर केन अच्छा हो गया, सवाल हमारा ये है राइस अच्छा हुआ, हमारा कॉर्न अच्छा हो ये है गया, हमारी कि अगर कॉटन की इस पे कोई शक नहीं कि अल्लाह ने हमारी मदद की और सऊदी अरब ने हमारी मदद की, तो ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनका क्या कमाल है, इन्होंने क्या पॉलिसी बनाई। एक IMF के बंदे को लाके गवर्नर बना दिया स्टेट बैंक का और उसने कहा ठीक है ये फ्री फॉर ऑल होगा, फ्री फ्लोटिंग होगी, जहां मर्जी जाए जो मर्जी हो जाए। और अभी कह रहे हैं कि स्टेट बैंक को क्योंकि उनका बंदा बैठा है मजीद ऑटोनॉमी दें और सारे इदारों के अकाउंट्स भी उसमें ले आए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने इनका जो काम था करने का इन्होंने क्या किया, अल्लाह पे और सऊदी अरब पे छोड़ दिया पूरे पाकिस्तान को। देखें इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। जब 2018 का आप उठा के देख लें नंबर्स, आपके 19 बिलियन डॉलर आपका करंट अकाउंट खसारा था। उन्होंने 19 के नंबर अच्छे किए, 20 के नंबर अच्छे किए, 21 के नंबर अच्छा किए। अगर ये ना करता तो आप तो इस वक्त डिफ़ॉल्ट हो चुके होते। तो इन्होंने जाके सऊदी अरब से सपोर्ट लिया, इन्होंने अबू धाबी गवर्नमेंट से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद उन्होंने रीपेमेंट भी की, फिर उन्होंने चाइना से सपोर्ट लिया। किस प्राइस पर आप मुझे ये बताएं कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो UAE की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, फ्लाइट्स जा रही हैं, जो कोर इशू था पाकिस्तान पर उस पर हमने चुप साध ली, होंठ सी लिए इसलिए कि उन्होंने हमें पैसे दिए हैं। तो ये प्राइस देखें ना, इसकी कॉस्ट देखें कि ये सब कुछ हमें किस प्राइस पे मिल रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम प्राइम मिनिस्टर को एक क्रेडिट देंगे कि इतने मुश्किल टाइम में भी उन्होंने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात की। उन्होंने UNO में जाके कश्मीर के ऊपर अच्छी स्टैंड ली, उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से स्टैंड ली, तो इन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हालांकि गवर्नमेंट का मुश्किल टाइम भी था, वो भी चाहते तो दूसरे हुक्मरानों की तरह ये बात न करते, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर को इसका क्रेडिट दे सकते हैं क्योंकि इतनी खुददारी से पाकिस्तान ने कभी भी बात नहीं की। आज आप ये देखें, लोग यही फील कर रहे हैं कि यार अमेरिका हमसे नाराज़ है, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो सच बात लगी, जो हकीकत लगी, वो बात की है। तो हम अगर उनको सपोर्ट आज नहीं करेंगे तो कल वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम डेडी, हमारे पास वक्त खत्म है। आपकी जो बातें हैं बहुत वैल्यूएबल, आपने बड़ा ज़बरदस्त इनपुट दिया, हर चीज़ पर आपने बात की, लेकिन बदकिस्मती से वक्त कम था हमारे पास, इसलिए मज़ीद गुफ्तगू नहीं कर सकते। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी तज्ज़िया में, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।